हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं हम कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले जो लास्ट में हमारा छूट गया था कि गणित की टीचर ने क्या जवाब दिया था बायो टीचर को, तो ये हम आज आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले हम ये बता देते हैं कि बायो टीचर ने मैथ्स टीचर को क्या पूछा था। तो मैथ्स टीचर को बायो टीचर ने पूछा था कि आप ये बताइए कि आप बाइनरी कंसेप्ट से आप ये तो बता रहे हो कि हम एलिमेंट को जोड़ देंगे और एक नया एलिमेंट बना देंगे। आप मैथमेटिक्स से एक चीज़ बताइए, बच्चों के जुड़वा होने का एग्जैक्ट लॉजिक समझाइए। तभी मैथमेटिक्स टीचर ने कहा कि हम एक बच्चे को जी और दूसरे बच्चे को जी डैश असाइन करते हैं। एक बच्चे को जी और दूसरे बच्चे को जी डैश असाइन करते हैं, फिर उनके मध्य एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। सिंस ये मैपिंग वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिक नज़र आती है, इसलिए ही बच्चों की शक्ल, सूरत और बनावट भी आइसोमॉर्फिक नज़र आती है। तभी मैथ्स टीचर ने कहा, आप जाइए और खोज कीजिए नए नुस्खों की और दूर कीजिए रोगों को, क्योंकि गणित चला है आज घूमने और घुमाने लोगों को, दुनिया में क्या मकसद इसका चला बताने लोगों को। दोस्तों, हम इसी तरह से अभी बायो टीचर के बाद में फिजिक्स के टीचर से भी मिलेंगे और हमारी मुलाकात केमिस्ट्री के टीचर से भी होंगी। उसके बाद में हम ज्योग्राफी के टीचर से, हमारे लब टीचर से कि हमारा गणित का भावात्मक संबंधों में किस तरह से योगदान रहता है, ये भी हम जानने वाले हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है, इसलिए दोस्तों मेरे साथ में बने रहिए और हमारे आगे जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा शिक्षण उद्देश्य, जो कि लगातार चल ही रहा है। और इसके अंतर्गत अब हम ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष के जो उद्देश्य चल रहे थे, उनके अंदर ऐसे शब्दों की बात करने वाले हैं जो जटिल हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम अब एक सारणी बनाएंगे और सारणी बना करके हम उन्हें सूचक क्रिया या अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हम सारणी बनाते हैं। देखिए, एक तरफ तो हम लिख लेते हैं शिक्षण उद्देश्य, एक तरफ तो हमने लिख दिया यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य, और अब हम दूसरी तरफ ये जैसे दोस्तों बीच में एक लाइन खींचती जो कि हमें अंतर को समझा पाएगी आसानी से, और ये है सूचक क्रिया। ये है दोस्तों सूचक क्रिया या फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। अब दोस्तों, हम सारणी को बनाना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है, जो शब्द है, वह है ज्ञान। अब ज्ञान की क्या क्या सूचक क्रिया हैं, ये अभी हम बताने वाले हैं आपको। तो दोस्तों, ज्ञान के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ज्ञान की जो सूचक क्रिया है वो है कि गणित के जो संप्रत्यय होते हैं उनको जान पाना या उनको पहचानना या प्रत्यास्मरण करना या फिर उसको परिभाषित करना या बनाना। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है दोस्तों कि गणित के संप्रत्ययों को यदि हम परिभाषित करते हैं तो ज्ञानात्मक पक्ष के किस उद्देश्य को हम पूरा करते हैं, तो यह ज्ञान को पूरा करते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, इसे बहुत अच्छे से केयरफुली आप इसे रीड जरूर करना, क्योंकि ज्ञान जो शिक्षण उद्देश्य है और उसका सूचक क्रिया रहेगी फिर गणित
के संप्रतियों को जानना, पहचानना, प्रत्यास्मरण करना या परिभाषित करना, या हम किसी भी आकृति को बना पाते हैं तो उसे बनाना भी ज्ञान का ही हिस्सा है। अब हम बात करते हैं अगले, उसके लिए अवबोध। तो हमारा अगला है अवबोध उद्देश्य। अवबोध की जो सूचक क्रियाएं हैं वो क्या रहेंगी, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अवबोधात्मक जो पक्ष है उसकी जो सूचक क्रियाएं हैं या फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो है गणितीय संप्रतियों में अंतर करना। सबसे पहले जब हम गणितीय जो संप्रत्यय हैं, आकृति हैं, परिभाषाएं हैं, उन सभी के मध्य अंतर स्थापित करना सीख जाते हैं तो वह अवबोध जो शिक्षण उद्देश्य है उसकी पूर्ति करता है। दोस्तों, तुलना करना, संबंध स्थापित करना, वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, त्रुटि का पता लगाना, व्याख्या करना और सही उदाहरण दे पाना ही अवबोध शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति करता है। अब दोस्तों, हम अगले शिक्षण उद्देश्य की बात करते हैं और वो है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग को हम एप्लीकेशन भी कहते हैं। अनुप्रयोग को हम एप्लीकेशन भी कहते हैं। अनुप्रयोग और इसका इंग्लिश में अर्थ होता है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के अंदर क्या सूचक क्रियाएं होती हैं वो अब जानते हैं। दोस्तों, अनुप्रयोग के अंदर हम समस्या समाधान की सर्वोत्तम विधि का चयन कर पाते हैं। हम सेलेक्ट कर पाते हैं कि इस विधि से हम सबसे अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं और हमारे जो निष्कर्ष होंगे वो बिल्कुल सत्य साबित होंगे। इसी तरह से हम दैनिक या व्यवहारिक परिस्थितियों में जो ज्ञान है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। यह अनुप्रयोग के अंदर आता है। दोस्तों, साथ ही साथ जो हमारी त्रुटियां हो जाती हैं, जो हमसे गलतियां हो जाती है, इनको भी हम दूर कर सकते हैं अनुप्रयोग के माध्यम से। अभी दोस्तों, अब हम अगले शिक्षण उद्देश्य की बात करेंगे, वह है कौशलात्मक उद्देश्य। दोस्तों, कौशलात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत हम गणनाओं को शीघ्रता से, शुद्धता से तथा सरलता से कर लेते हैं। जब हमारी स्किल का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, तो हम गणनाओं को, कैलकुलेशंस को बहुत ही जल्दी तरीके से कर लेते हैं। एक्यूरेसी हमारी बहुत अच्छी रहती है और हम इजी वे में इसे कर लेते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। और गणितीय आकृतियों के चित्रों, चार्ट, मॉडल आदि बनाना, जैसे कि हमें ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमें बहुत अच्छे से आता है तो हम सभी प्रकार के ट्रायंगल्स का फिगर बहुत जल्दी बना पाते हैं। दोस्तों, ये हमारे अंदर परिवर्तन होता है, व्यवहारगत परिवर्तन ये होता है। साथ ही साथ दोस्तों, हम लेखा चित्रों को बनाना या उन्हें पढ़ना ये भी सीख जाते हैं। अब यहाँ पे लेखा चित्र का मतलब क्या हुआ, ग्राफ से हुआ। जो लेखा चित्र क्या हुआ, फिर ग्राफ हुआ, और ग्राफ को हम बनाना भी सीख जाते हैं, साथ ही साथ उसे पढ़ना भी सीख जाते हैं। दोस्तों, हमारे कुछ जैसे यंत्र होते हैं चित्र बनाने के, तो यदि उन यंत्रों में भी त्रुटियां आ जाती हैं तो हम यंत्रगत जो त्रुटियां होती हैं उनको भी हम इससे सुधार कर पाते हैं। दोस्तों, अब हम अभिरुचि की बात करते हैं और अभिरुचि भावात्मक पक्ष का ही एक उद्देश्य होता है दोस्तों, और इसे हम इंटरेस्ट के रूप में भी कह सकते हैं कि हमारा किसी सब्जेक्ट के प्रति या किसी टॉपिक के पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट होता है उसको हम अभिरुचि कह सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, अभिरुचि के अंदर कक्षा में गणित के संबंधित प्रश्नों को पूछना, यह अभिरुचि का पार्ट है। हमारी जब कक्षा में गणित के प्रश्नों के प्रति अगर रुचि जागृत होती है तो हमें नए नए क्वेश्चंस करने का एक जुनून सा हमारे अंदर, जिज्ञासा हमारे अंदर आती है, जिससे हम हमारे कक्षा के अंदर गणित से संबंधित प्रश्नों को पूछने लगते हैं। यह एक अभिरुचि का ही भाग है। यह जो परिवर्तन आता है, यह अपेक्षित परिवर्तन, यह अभिरुचि को ही दर्शाता है। साथ ही साथ दोस्तों, गणितीय पहेलियों का निर्माण करना, जो गणित से रिलेटेड, जैसे कि कोई कहता है कि स्क्वायर बनाना, ऐसा स्क्वायर बनाना जिसके सभी रोज या सभी कॉलम्स का जो सम है वो इक्वल आए, या फिर उनके जो डायगोनल एक्सिस के जो एलिमेंट्स हैं उनका वो भी सम है वो इक्वल आए। इसी तरह से गणितीय पहेलियों का निर्माण करना तथा इसके बारे में
पूछना और इसकी जिज्ञासा रखना भी अभिरुचि का ही अंग है। गणितज्ञों की जीवनी पढ़ना। दोस्तों, अभिरुचि के अंदर गणित में जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, अच्छे अच्छे निष्कर्ष दिए इस दुनिया को, तो उन लोगों के बारे में पढ़ना भी गणितीय अभिरुचि के बारे में दर्शाता है। दोस्तों, गणितीय चित्रों की एल्बम बनाना, अच्छे अच्छे गणितीय चित्रों को निकालना, जैसे कि जब हम एक ये बनाते हैं ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर जब हम इंटरेस्ट हमारा जगता है कि यदि जब हम घर का बिल्डिंग बनाते हैं और उसका जो मेन गेट है वो 60 डिग्री एंगल का रखें अपन, ट्रायंगल टाइप का, तो ये सबसे मजबूत हमारा घर का दरवाज़ा होगा। क्या आप सोच सकते हो दोस्तों, ये सबसे मजबूत घर का दरवाज़ा है 60 डिग्री एंगल का। अगर इसे 90 डिग्री करें और इसके ऊपर ज़रा भी प्रेशर पड़ जाए तो दोस्तों ये टूट सकता है। इसलिए दोस्तों 60 डिग्री, अब ये थोड़ी सी जिज्ञासा उत्पन्न हुई ना दोस्तों, इसे ही अभिरुचि कहते हैं। गणितीय चित्रों की एल्बम बनाना और इसी तरह के जो फिगर्स होते हैं उनकी एल्बम जो हम बनाते हैं दोस्तों, वही अभिरुचि को दर्शाता है। दोस्तों, साथ ही साथ गणितीय जो अध्यापक होते हैं गणित के, उनसे भी यदि संबंध मधुर होता है, उनसे हमारे प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का यदि हमें सही ढंग से उत्तर मिलता है, वो हमें सही ढंग से उन जिज्ञासाओं को हमारी को शांत करते हैं, तो दोस्तों यह भी एक अभिरुचि का ही अंग है। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं अभिवृत्ति के बारे में। अब जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियोज में आपको काफ़ी जोर देके कहा था कि अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों मैं समझता हूँ आप सभी पे आता है। अभिवृत्ति का मतलब होता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण मतलब हमारे चीज़ों को देखने का नज़रिया। ठीक है दोस्तों, यह होता है दृष्टिकोण। चलो इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो दृष्टिकोण होता है उसका हमारे जो व्यवहार, अपेक्षित व्यवहार का जो परिवर्तन होता है उस पर किस प्रकार से अंतर पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अभिवृत्ति का गणित विषय को सरल समझना। सबसे पहले जो दृष्टिकोण होता है, जब वीडियो की जो पार्ट 1 था दोस्तों, उसके अंदर मैंने सर्वप्रथम इसी बात पे जोर दिया था कि यदि हमारा दृष्टिकोण किसी भी विषय को समझने के प्रति यदि सकारात्मक है तो हम उसको बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं, समझ ही नहीं पाते वरन उसकी महत्ता को भी हम आंक पाते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए और इस संसार के लिए वो हम जान पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला, यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा तो गणित विषय को हम सरल समझ पाएंगे और साथ ही गणित विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को रख पाएंगे और गणितीय समस्याओं के समाधान में असफलता से विचलित न होना। यदि किसी समस्या से हम यदि किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए तो दोस्तों उसे हमें विचलित नहीं होना है, बल्कि उस समस्या के समाधान के लिए हमारे मन, मस्तिष्क और तर्क चिंतन आदि को बढ़ावा दे करके और उस क्वेश्चन के बारे में हमें समझना है और उसे अच्छे ढंग से सॉल्व करना है, जिससे कि हम परिशुद्धता को पूर्ण रूप से फॉलो कर सके। साथ ही दोस्तों कार्य को व्यवस्थित तरीके से करना, ये हमारा दृष्टिकोण का एक अंग ये हो जाता है कि हम इसमें क्रमबद्धता को लेकर आते हैं। और दोस्तों एक बात यह इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखना कि जैसे जैसे हम गणित को पहली क्लास से जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और दोस्तों जब तक हमारे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, तब तक हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कोरिलेटेड करके ही चलते हैं। हमारे पहली, दूसरी, 10वीं, 12वीं क्लास में जो चीज़ें काम आती है उन सभी को बेस मानकर, आधार मानकर और हम आगे आने वाली जो समस्या होती हैं उनमें उनका यूज बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं दोस्तों। इस प्रकार तभी तो गणित में क्रमबद्धता जरूरी है, तभी तो हम 6ठी क्लास की मैथ पढ़ने के बाद में 7वीं क्लास की मैथ को अच्छे से पढ़ पाते हैं और 7वीं क्लास की मैथ को पढ़ने के बाद में 8वीं क्लास में और अच्छा इम्प्रूवमेंट देख पाते हैं हम अपने अंदर। तो इसी तरह से दोस्तों ये कोरिलेट करने वाला टॉपिक है और ये सब्जेक्ट भी ऐसा ही है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा दोस्तों। अभी हम गणित के साथ भी हमारा भ्रमण को अभी जारी रखेंगे दोस्तों और हम अभी आने वाले दिनों में काफ़ी टीचर्स से भी मुलाकात करने वाले हैं हमारी कविता के माध्यम से। दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों, क्योंकि ये सुझाव ही हमें ताकत देते हैं और हमें अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और प्यार को ऐसे ही बनाए रखिए दोस्तों, ये हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। धन्यवाद दोस्तों।